हेलो एवरीवन, वेलकम इन टुडेज करंट अफेयर टॉपिक। आज हम बात करेंगे इंडिया श्रीलंका के रिलेशन के बारे में। इंडिया श्रीलंका का रिलेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम इंडिया के नेबरहुड फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी की बात करें, हमारा नेबरहुड फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी यही कहता है कि हमें आसपास के कंट्री के साथ अच्छा रिलेशन बना के रखना है। जिस तरह से चाइना का इन्वेस्टमेंट श्रीलंका में बहुत तेजी से बढ़ रहा और चाइना ने श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट को 99 ईयर के लिए लीज में ले लिया, उसे ध्यान में रखते हुए इंडिया को श्रीलंका के साथ एक अच्छा रिलेशन बना के रखना है। लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्स्टेकल आता है फिशरमैन इश्यूज। कल ही की बात है जब श्रीलंकन नेवी ने इंडिया के 13 फिशरमैन को अरेस्ट कर लिया, जिसमें 2 फिशरमैन क्रिटिकली इंजर्ड हो गए। अब यहां पर देख सकते हैं इमेज में हाउ द फिशरमैन फैमिली आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस अरेस्ट। अब ये जो प्रॉब्लम है फिशरमैन इश्यूज है, ये आखिर स्टार्ट कब हुआ, इंडिया और श्रीलंका के बीच में क्यों देखने को मिलता है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है मैरीटाइम बाउंड्री। अगर हम बात करें, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, दिस इज द वन इमेजिनरी लाइन, इट इज नॉट विजिबल। ओके, इट्स इमेजिनरी लाइन को कहते हैं हम लोग क्या, इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन। और ये डिसाइड हुआ था 1974 और 1976 के एग्रीमेंट में अंडर द इंटरनेशनल बॉडी कॉल्ड यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी। ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी को आप समझ सकते हैं, इट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वाटर। एक तरह से ये डिसाइड करता है कितना मैरीटाइम बाउंड्री किसी भी कंट्री के लिए मिलता है और उसको कितना वो एक्सेस कर सकता है। इट वाज साइंड इन 1982। तो 1974 और 1976 के एग्रीमेंट से पहले इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो ये लाइन था, इट वाज नॉट प्रेजेंट। और श्रीलंकन जो इंडियन जो फिशरमैन है, दे कैन इजिली एक्सेस एनी ऑफ द आइलैंड ऑफ श्रीलंका। कोई डिस्प्यूट नहीं हो रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन 1974-76 के एग्रीमेंट के बाद से ये प्रॉब्लम देखने को ज्यादा मिलता है। हर साल के ये न्यूज में आ जाता है कि श्रीलंकन ने भी 2 इंडियन फिशरमैन को अरेस्ट कर लिए या उनको टॉर्चर किए, जिससे इंडियन गवर्नमेंट इसकी शिकायत बार बार श्रीलंकन गवर्नमेंट से कर रही है। तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं श्रीलंका के, जाफना के जो नॉर्दर्न पार्ट है, और ये धनुषकोडी द पार्ट ऑफ इंडिया। और ये जो आप देख रहे हैं वाटर बॉडी है, इसको कहते हैं पाक स्टेट that divide India and Sri Lanka. It's a narrow water body that connect Bay of Bengal with Indian Ocean and this is Sri Lanka. तो यहाँ पर स्मॉल स्मॉल आइलैंड से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड होता है, जिसमें क्या होता है कि इंडियन फिशरमैन इस बाउंड्री को क्रॉस करके श्रीलंकन वाटर में एंटर कर जाते हैं, और जब श्रीलंकन नेवी से उन्हें अरेस्ट करते हैं तब उनके साथ बहुत ही बुरा टॉर्चर करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो कि इंडिया श्रीलंका का रिलेशन लास्ट ईयर ही जो श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट हैं, जिनका नाम है अनुराग कुमार दिसानायके, ये इंडिया विजिट किए थे और हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर से इस बातचीत में उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में इन फ्यूचर दे विल अवॉइड एग्रेसिव बिहेवियर और वायलेंस व्हाइल डीलिंग विद फिशरमैन हु ट्रांसग्रेस द मैरीटाइम बाउंड्री। ये बात है दिसंबर 2024 की, और दिसंबर 24 में जब श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने इंडियन गवर्नमेंट से ये वादे किए थे कि अब किसी भी तरह का वायलेंस, किसी भी तरह का एग्रेसिव बिहेवियर वो इंडियन फिशरमैन के साथ नहीं करेंगे। और ये जनवरी 2025 मींस इन 1 मंथ ये फिर से ये प्रॉब्लम, फिर से ये श्रीलंका नेवी का एटीट्यूड इंडियन फिशरमैन की तरफ देखने को मिला है। तो रिसेंट जो अरेस्टिंग हुआ है वो कहां से हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट आइलैंड इज कॉल्ड डेल्फ आइलैंड। ये जो डेल्फ आइलैंड है, दिस इज द पार्ट ऑफ श्रीलंका। जब 1974-76 का जो एग्रीमेंट हुआ इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन, उसके बाद से ये डेल्फ आइलैंड चला गया श्रीलंका के अंदर में इन द पाक स्टेट। द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने कहा कि दे आर अरेस्ट ऑफ 13 इंडियन फिशरमैन। ओके, आप देख सकते हैं इस इमेज में, दिस इज कॉल्ड डेल्फ आइलैंड, और यहां पर है इंडो श्रीलंका बाउंड्री, और ये सारे क्या है, ये सारे आ जाते हैं श्रीलंका में। अब इंडियन फिशरमैन क्या करते हैं, इसे क्रॉस करते हैं, ठीक है, और क्रॉस करके श्रीलंकन में टेरिटरी में इंटर कर जाते हैं, एंड दे कैच अ फायर एंड दे यूज अ डिफरेंट एक्टिविटीज। तो यहां पर उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। बात करते हैं इंपॉर्टेंट जो एग्रीमेंट जो साइन हुए इंडिया श्रीलंका के बीच में अबाउट दिस इंसिडेंट। सो ये फ्रीक्वेंट डिटेंशन जो श्रीलंकन नेवी बार बार इंडियन फिशरमैन को अरेस्ट करें, दिस इज द फ्रीक्वेंट डिटेंशन ऑफ इंडियन फिशरमैन फ्रॉम तमिलनाडु बाय द श्रीलंकन नेवी ऑन एलिगेशन ऑफ वायलेटिंग द मैरीटाइम बाउंड्री has emerged as detained in bilateral relation in recent year। जैसे मैंने बताया कि इंडिया श्रीलंका का जो रिलेशन है वो डिस्टर्ब इसलिए हो जाता है क्योंकि ये फिशरमैन इशू है। The Indian side has objected on several occasions to the use of force by Sri Lankan authority against the fishermen।
अब हम बात करेंगे जैसे कि दिसंबर 2024 में श्रीलंका के प्रेसिडेंट आकर उन्होंने ये कहा कि इन फ्यूचर एग्रेसिव बिहेवियर और वायलेंस नहीं करेंगे, लेकिन लास्ट ईयर अगस्त 24 में ही देखो यहाँ पर इंडियन फिशरमैन का जो शिप है उसे श्रीलंका के नेवी शिप से कोलाइड हुआ, जिसके बाद एक वन इंडियन फिशरमैन वाज डाइड, वन फिशरमैन वाज किल्ड। जिसके बाद अगेन इंडियन गवर्नमेंट ने इस चीज की बात श्रीलंकन गवर्नमेंट से कही थी कि आपको इस तरह का जो वायलेंस है उसे कहीं ना कहीं खत्म करना है। हम बात करेंगे यहाँ पर मैरीटाइम बाउंड्री। ये मैरीटाइम बाउंड्री जो है ये काफी कंफ्यूजन होता है और ये इंडियन फिशरमैन को समझ में नहीं आता है, और ये क्या करते हैं कि अच्छे फिशिंग कैच करने के लिए दे क्रॉस दिस इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री एंड इंटर इन श्रीलंकन वाटर। अगर आप बात करें यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी का, जो कि 1982 में पास हुआ था, 1982 में पास हुआ था और 1994 में ये केम इनटू इफेक्टिव। ये किसी भी कंट्री के मैरीटाइम बाउंड्री को 5 जोन में डिवाइड करती है। जब हम बात करते हैं लैंड से एक बेस लाइन बनता है, बेस लाइन एक होता है जिसको स्टैंडर्ड लाइन कहते हैं, जहां से मैरीटाइम बाउंड्री का मेजरमेंट किया जाता है। तो बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल जो होता है उसे कहते हैं टेरिटोरियल वाटर। टेरिटोरियल सी जो होता है, टेरिटोरियल वाटर जो होता है, उसमें कंट्री का पूरा सॉवरेन राइट होता है, मतलब कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन, कंट्री के जो भी क्रिमिनल एक्ट है, सारी चीज यहां पर एक्ट होंगे। मतलब कि जो भी यहां पर रिसोर्सेज अवेलेबल हो, चाहे वो सी बेड पे अवेलेबल हो, चाहे वो सी सरफेस पे अवेलेबल हो, और उसका एरो स्पेस, ये सारे के सारे कंट्री को मिलते हैं। मींस अदर कंट्री के कोई भी शिप्स और नेवी शिप्स यहां पर इंटर नहीं कर सकते विदाउट द कंट्री परमिशन। ठीक बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल्स होता है, उसे कंटिगुअस जोन कहते हैं। यहां पर अपना कंट्री अपना इमिग्रेशन लॉ लगा सकता है, पॉल्यूशन कंट्रोल कर सकता है, सैनिटेशन लॉ है दैट अप्लाई फ्रॉम बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल्स। और बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स को हम लोग कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो कि कंट्री को ये प्रोवाइड कराता है कि दे कैन एबल टू एक्सेस व्हाटएवर द रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन सी बेड एंड एबल टू रिसर्च डू अ साइंटिफिक एक्टिविटी फॉर अ एजुकेशन पर्पस। उसके बियॉन्ड जो आता है वो होता है इंटरनेशनल वाटर। मींस ये होता है किसी भी कंट्री को ये हक है कि इंटरनेशनल वाटर को एक्सेस कर सकता है, ये पूरे वर्ल्ड में कर सकते हैं, ग्लोबल कॉमन गुड्स के अंदर में आता है। तो ये जो मैरीटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट साइन हुआ था, इट इज बेस्ड ऑन इक्वी डिस्टेंस प्रिंसिपल, स्पेशली फॉर दोज कंट्री, दोनों कंट्री बहुत ही क्लोज है और इसके बीच में वाटर बॉडी है। तो इक्वी डिस्टेंस प्रिंसिपल कहता है कि यहां से जो डिस्टेंस है और यहां से जो डिस्टेंस है इक्वल होगा, दैट लाइन विल बी कॉल्ड एज मैरीटाइम बाउंड्री लाइन बिटवीन द टू कंट्री, which asserts that nations marine boundary should be allow medial line equidistant from the coastal area of the two neighboring country। अगर हम बात करें इंडिया श्रीलंका का इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन, तो दिस इज जस्ट 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम ईच बोथ द कंट्री, और इसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं इंडिया का मैरीटाइम बाउंड्री विद रिस्पेक्ट टू श्रीलंका। अब देखिए यहाँ पर हिस्टोरिकल फिशिंग प्रैक्टिस एंड मैरीटाइम एग्रीमेंट। अगर हम हिस्टोरिकल फिशिंग प्रैक्टिस की बात करें, अगर हम यहाँ पर ये चीज समझने की कोशिश करें कि इंडिया का जो फिशिंग एक्टिविटीज है वो आखिर ये डिस्टर्ब कब से हुआ, तो डिस्टर्ब होने का रीजन यहाँ पर हम बता दें कि ये स्टार्ट हुआ 1974 के एग्रीमेंट के बाद से। 1974 के एग्रीमेंट के बाद से ये स्टार्ट हुआ। शुरू में तो एवरीथिंग वाज गुड, ओके, 1974 के पहले सब कुछ ठीक चल रहा था। पाक बे में दे एबल टू डू अ फिशिंग एक्टिविटी विदाउट एनी प्रॉब्लम। Okay, this maritime agreement was signed in India and Sri Lanka in 1974. Initially, in 1974, border agreement did not impact fishing on either side of the border. दोनों साइड के बॉर्डर में कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। 1974 के एग्रीमेंट के बाद भी दोनों कंट्री के फिशिंग एक्टिविटी काफी अच्छा चल रहा था, किसी तरह का कोई इशू नहीं था। प्रॉब्लम स्टार्ट कब होता है? प्रॉब्लम दोनों कंट्री के बीच में स्टार्ट होता है जब हम बात करते हैं जब सिविल वॉर स्टार्ट होता है। सिविल वॉर स्टार्ट होता है 1983 में। अगर यहां पर देखें इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन, सो इट वाज इन 1974-1976 treaty was signed between two countries to demarcate the international maritime boundary line. This is under the United Nations Convention Law of Sea. अब यहां पर क्या है कि दिस इज द इंपॉर्टेंट आइलैंड कॉल्ड कच्छतीवू आइलैंड। एक बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड है कच्छतीवू आइलैंड, जो कि डिस्प्यूटेड आइलैंड है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। पहले क्या था कि 1974 के पहले इंडियन फिशरमैन कैन एबल टू एक्सेस दिस आइलैंड विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी ऑब्जेक्शन। लेकिन 1976 के एग्रीमेंट के बाद से कच्छतीवू आइलैंड इज गिवन टू श्रीलंका। दिस इज नाउ द पार्ट ऑफ द श्रीलंकन टेरिटरी। अब इंडियन फिशरमैन को दे आर नॉट एबल टू अलाउड टू एक्सेस दिस कच्छतीवू आइलैंड। और ये कच्छतीवू आइलैंड का जो लोकेशन है, आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है इसका लोकेशन क्या है और अभी का जो आइलैंड है। तो हम बता दें कच्छतीवू आइलैंड एक ऐसा आइलैंड है जो कि 14th सेंचुरी में वोल्केनिक इरप्शन से बना है। इट्स अ न्यू जियोलॉजिकल ओरिजिन। इट लाई नॉर्थ ईस्ट ऑफ रामेश्वरम अबाउट 33 किलोमीटर ऑफ द इंडियन कोस्ट।
यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस इज द इंपॉर्टेंट आइलैंड कॉल्ड कचतीवु आइलैंड, यहाँ पर है। दिस इज द रामेश्वरम, इसके नॉर्थ ईस्ट में, जैसे कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट ईस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न पार्ट और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। सो दिस इज द कचतीवु आइलैंड एंड दिस इज द लोकेशन ऑफ रामेश्वरम। एक सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको वाटगे बैंक यहाँ पर है, दिस इज द पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड है। ओके, इंडिया कन्याकुमारी के बहुत ही क्लोज है, इंडियन टेरिटरी के अंदर आता वाटगी बैंक है। बैंक मतलब हो गया इट इज अ फिशिंग ग्राउंड, और यहाँ पर गुड क्वालिटी ऑफ फिशिंग मिलते हैं। तो इंडिया के पास ये टेरिटरी है जहां पर इंडियन फिशरमैन एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन तमिल के साथ तमिल फिशरमैन दे सम टाइम क्रॉस द इंटरनेशनल मैरिटाइम बाउंड्री लाइन, और जिसके बाद उन्हें प्रॉब्लम होता है। तो इंडियन फिशरमैन को ये एक्सेस कब कर सकते हैं? सेंट एंथोनीज चर्च है यहाँ पर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पुराना चर्च है 20th सेंचुरी का। डिवोटीज फ्रॉम इंडिया एंड श्रीलंका मेक द पिलग्रिमेज देयर। तो दोनों श्रीलंका और इंडिया के लोग यहाँ पर आते हैं। इट इज नॉट सुटेड फॉर परमानेंट सेटलमेंट। This island is not suited for a permanent settlement. Okay, there is no source of drinking water, because there is no source of drinking water, इसलिए इस आइलैंड को परमानेंटली हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं कंटिन्यू फिशिंग डिस्पाइट एग्रीमेंट। जब एग्रीमेंट साइन होने के बाद भी दोनों कंट्री के लोग फिशरमैन वहां पर एक्टिविटी, फिशिंग एक्टिविटी कर रहे थे। प्रॉब्लम स्टार्ट होता है जब देयर वाज एलम वॉर ब्रोक आउट इन 1983। जब 1983 में जो सिविल वॉर स्टार्ट हुआ, जहां पर आपको पता इंडियन तमिल्स हैं, श्रीलंकन तमिल्स है, दे माइग्रेट टू श्रीलंका बिफोर 1947, और इंडिपेंडेंस से पहले ये माइग्रेट किए थे श्रीलंका, और इंडिपेंडेंस के बाद भी इनका माइग्रेशन कंटिन्यू चलता रहा। तो इससे क्या हुआ कि जो श्रीलंका के जो सिन्हाला कम्युनिटी है वो नहीं देखना चाहते हैं श्रीलंकन तमिल्स को इन देयर ओन कंट्री। दे डोंट वांट टू गिव देयर एनी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। उसी को प्रोटेस्ट करते हुए यहाँ पर श्रीलंका में एलटीटी का फॉर्मेशन हुआ, लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल एलम। जिन तमिल्स ने इसका फॉर्मेशन किया, जिसके बाद से दे स्टार्टेड अ वॉर अगेंस्ट द श्रीलंकन गवर्नमेंट, और ये 1983 में हुआ। जिसके बाद इंडिया श्रीलंका के गवर्नमेंट ने पीस कीपिंग फोर्स भी राजीव गांधी ने चाहा भेजना, लेकिन उसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, और ये एक रीजन है दोनों के बीच में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। उसके बाद से देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। फिर इन 2016 में क्या हुआ, ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन फिशरीज, मतलब कि फिशिंग के जो भी इश्यूज है, इन 2016 देयर वाज एस्टैब्लिश्ड ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप, जिसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि किस तरह का इस इश्यू को सॉल्व किया जाए। ओके, फाइनली इसके होने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि श्रीलंकन नेवी और श्रीलंकन गवर्नमेंट हमेशा इंडियन गवर्नमेंट को ये ब्लेम करते रहते हैं, फिशरमैन और इंडियन तमिल्स आर यूजिंग अ बॉटम ट्रॉलिंग फिशिंग। दिस इज वन टेक्निक जो कहते हैं फिशिंग मेथड दैट इन्वॉल्व ड्रैगिंग अ लार्ज नेट अलोंग द सी बेड। ये एक तरह का ऐसा मेथड है जिसकी वजह से काफी मरीन बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है, क्योंकि इसमें इट ड्रैग ऑल द रिसोर्सेज प्रेजेंट ऑन द सी फ्लोर्स, और इसमें फिश के साथ जितने भी स्मॉल प्लैंक्टन्स है और जो स्मॉल कह सकते हैं वेजिटेशन है, उन सारे चीज को ड्रैग करता है, जिससे काफी मरीन बायोडाइवर्सिटी को लॉस होता है। और श्रीलंकन गवर्नमेंट बार बार इस चीज का प्रोटेस्ट करती है इंडियन गवर्नमेंट को कि इंडियन फिशरमैन आर यूजिंग बॉटम ट्रॉलिंग। उसके बाद इस इशू को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने काफी स्टेप लिया, जैसे कि बता दें यहाँ पर डीप सी फिशिंग प्लान आया। ओके, डीप सी फिशिंग प्लान एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें बताया गया कि दिस इज वन इंपॉर्टेंट मेथड दैट हेल्प्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ बॉटम ट्रॉलिंग। इसमें क्या है कि ये डीप सी इज द एक्टिविटी ऑफ कैचिंग फिश फ्रॉम डीप पार्ट ऑफ द ओशन, टिपिकली इन वाटर एट लीस्ट 30 मीटर डीप। Specially designed boat allow fishermen to access this area, and this is practice happen globally. So this is one of, we can say, alternate method. One another method is your like another method here यहाँ पर कर सकते हैं कि इंटरनेशनल मैरिटाइम बाउंड्री लाइन को अब जो भी फिशरमैन इंडियन फिशरमैन है वो जब भी फिशिंग करने निकलते हैं तो उनके पास जीपीएस सिस्टम होता है जो वो उन्हें ये बता देता है कि नाउ दे आर गोइंग टू बी क्रॉस इंटरनेशनल मैरिटाइम बाउंड्री लाइन। तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इज वन इंपॉर्टेंट मेथड, ओके, जो कि इन्हें ये बार बार बताएगा, सिग्नल देगा कि नाउ यू आर गोइंग टू क्रॉस इंटरनेशनल मैरिटाइम बाउंड्री लाइन, वो खतरा है, आगे खतरा है। सो इट वाज इन 2024, अगर 2024 की बात करें तो टोटल नंबर 529 इंडियन फिशरमैन वर अरेस्टेड बाय श्रीलंकन नेवी। और दूसरा एक स्कीम गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, दैट इज कॉल्ड पाक बे। ओके, व्हाट इज कॉल्ड दिस पाक बे स्कीम? जुलाई 2017 में स्टार्ट हुआ अंडर द ब्लू रेवोल्यूशन प्रोग्राम। So union and state government with beneficiary participated. It provided 2,000 vessels in 3 years to the fishermen of the state and motivate them to abandon bottom trawling. So bottom trawling activity को हटाने के लिए ये पाक बे स्कीम आया था। So this is how we were able to solve the problem between India and Sri Lanka.
I hope in future maybe both the government come and sit close to each other and talk about how to solve fisherman issues in a more peaceful manner and make India-Sri Lanka relation more fruitful in coming decades. Thank you everyone.